एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड रौनक। वेलकम बैक टू रौनक की दुनिया। आज आपको कोई भी ब्लॉग नहीं मिलने वाला है। आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिलने वाला है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं तो उसी का मैं आंसर करने वाली हूँ। और अभी आपको पता है नेपाल के बारे में अभी क्या चीजें चल रही हैं। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं अभी आप नेपाल में हो या फिर वहां से आ गए, अभी नेपाल का क्या चल रहा है, ये सारी चीजें। बिकॉज हम नेपाल थे 4 to 5 डेज के लिए। तो ये इस वीडियो में आपको प्रॉपर मैं बताने वाली हूँ कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। जो भी अभी आपको प्रोटेस्ट दिख रहा है, जेनजी प्रोटेस्ट, तो ये क्या है और हम वहां पे थे तो क्या हुआ, कैसे हुआ, और जब हम नेपाल में थे तो क्या प्रॉब्लम आई थी, और क्यों हम आए, कब आए, कैसे आए, ये सारी चीजें आपको इस ब्लॉग में वीडियो आपको पता लगने वाली है। बिकॉज कुछ लोग के क्वेश्चंस है मेरे से कि आप अभी कहाँ हो, नेपाल हो या फिर नेपाल से आ गए हो, अभी वहां पे क्या चल रहा है रिसेंट में। और ये टॉपिक बनाना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो मेरी ऑडियंस है सिर्फ इंडिया की नहीं है, नेपाल से भी काफी लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर है। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। एंड रिसेंट में हम नेपाल थे तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। यू नो वेरी वेल गाइज कि अभी जेनजी प्रोटेस्ट जो चल रहा है वहां पे वो क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है। आपने काफी ऐसे ब्लॉग्स देखे होंगे कि क्या चीजें नेपाल की अभी कैसी सिचुएशन है, रिसेंट में क्या चल रहा है वहां पे। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना चाहती हूँ, मुझे इससे क्या समझ में आया है, और अभी हम नेपाल गए थे तो कैसा फील हुआ, वहां के लोग कैसे हैं, ये सारी चीजें मैं इस ब्लॉग में कवर करने वाली हूँ। यू नो वेरी वेल वो सिर्फ ऐप बैन होने की वजह से ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, करप्शन की वजह से हुआ है। बहुत ज्यादा वहां नेपाल में करप्शन है। बिकॉज अभी रिसेंट में हम गए थे तो हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है वहां पे। एंड वहां पे कैसे लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, वहां के लोग कैसे हैं, वहां पे अभी सिचुएशन कैसा, ये सारी चीजें। और ऐप बैन कब हुआ? बिकॉज जब हम नेपाल में थे तो हमारा भी कुछ भी सोशल मीडिया हैंडल नहीं चल रहा था। और ये सारी चीजें कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, वो सारी चीजें आपको इस ब्लॉग में पता लगने वाली है। तो ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, अब वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। तो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ। जहां तक मैंने इतने सारे वीडियोस देखे हैं और अभी मैं नेपाल में गई थी तो क्या था वहां सिचुएशन, ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ। तो अभी जो जेनजी प्रोटेस्ट है, आपको पता होगा जेनजी प्रोटेस्ट क्या होता है। बिकॉज जेनजी मीन्स होता है जैसे एक ऐसा यूथ जो 1997 से 2012 के बीच उनका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, उनको बोलते हैं जो सोशल मीडिया को बचपन से यूज करते हैं एंड सोशल मीडिया को देखते हुए वो बड़े हुए हैं, तो वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है, काफी लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया ऐप बैन होने से हो रहा है। तो देखिए ये तो रीजन है, बट मेन जो रीजन है वो करप्शन है। बिकॉज नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज्यादा डे बाई डे बढ़ रही है। वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान है बेरोजगारी से, बहुत ज्यादा, और महंगाई बहुत ज्यादा है नेपाल में। हम ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज हम रहे हैं नेपाल में, और हम जो रहे हैं वो पोखरा पे रहे हैं। तो पोखरा आपको पता होगा जो कि लेक साइड पड़ता है, बहुत अच्छी जगह है पोखरा। एंड वहां पे हम लोग स्टे कर रहे थे होटल लेके 4 to 5 डेज। तो वहां के लोग मुझे तो बहुत अच्छे लगे। एंड लिटरली वहां महंगाई बहुत ज्यादा है, हर एक चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बिकॉज जब हम इंडिया से गए थे तो यहाँ पे जो आपको चीजें 200-300 का मिल जाती है, वहां पे आपका वो पड़ता है 600-700-800 का। इस तरीके से वहां पे महंगाई है। और भी चीजें हमें देखने को मिली, बेरोजगारी लिटरली बहुत ज्यादा है वहां पे। जब हम नेपाल में थे तो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए थे वहां पे, हम 4 तारीख से पहले पहुंच गए थे। यस, तो 4 तारीख को ये ऐप बैन हुआ था वहां पे, सोशल मीडिया। और क्यों हुआ था, रीजन मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। बिकॉज रीजन ये था, यू नो वेरी वेल, वहां के जो नेता हैं, वहां की गवर्नमेंट है, जो आम इंसान का जो टैक्स का पैसा है और जो उनको जाना चाहिए, जो उनके पास रहना चाहिए, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, तो वो सारे पैसे जो नेता थे, उनके बच्चे थे, उसको एंजॉय कर रहे थे, लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और वो सोशल मीडिया पे बार बार इस चीज को दिखा रहे थे, लग्जरी लाइफ को, लग्जरी चीजों को। तो एक आम इंसान जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बेरोजगारी इतना ज्यादा, उसके पास जॉब नहीं है, वो क्या करेगा ये सारी चीजें देख के। लग्जरी, वो दुबई घूम रहे थे, लग्जरी चीजों को शो कर रहे थे सोशल मीडिया हैंडल पे। तो जब ये आम आदमी तक पता चला, ये सारी चीजें जब उनको पता लगने लगी, तो वो धीरे धीरे और ज्यादा लोगों को बता रहे थे सोशल मीडिया के जरिए ये सारी चीजें हो रही हैं।
तो जब सरकार ये नहीं चाहती थी कि ये पता लगे, और इससे भी मेन मुद्दा जो ये प्रोटेस्ट हुआ वो सबसे बड़ा करप्शन, बिकॉज वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज्यादा है, लोग बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई बहुत ज्यादा है, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, ये सारी चीजें वहां पे चल रही हैं। लास्ट में आके काफी टाइम से कंट्रोल करते करते उनको एक पॉइंट मिल गया, और जब वो सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें बताने लगे, लोगों को अवेयरनेस फैलाने लगे, तो सरकार ने क्या किया, 26 ऐप बैन कर दिया था 4 सितंबर को, जब हम नेपाल में थे दैट टाइम। तो उस टाइम बैन हो गया था, हमारा नेट भी नहीं चल रहा था, और हम जब नेपाल में जाते हो तो हमें सिम लेना पड़ता है वहां पे जाते ही, और करेंसी चेंज कराना पड़ता है, तो हमने लिया भी था, बट स्टिल वहां पे नेट वाईफाई नहीं चल रहा था। हम होटल में रुके थे, वहां पे वाईफाई तो अवेलेबल था बट वो चल नहीं रहा था। तो ये सारी चीजें हो रही थी, और तो धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ते गए, और आम इंसान इसलिए भी परेशान थे। अगर कोई सरकार सोशल मीडिया ऐप बैन कर दे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारे ऐप्स वहां पे बैन थे। अब खुद सोचें, ये सारे ऐप्स बैन हो जाते, जो एक आम इंसान है वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा दूर दूर भेजते हैं, और जब वो भेजते हैं तो उनसे कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे। तो वो धीरे धीरे इरिटेट हो गए, बिकॉज वहां पे और बहुत सारे लोग वहां बाहर कमाने के लिए भी जाते हैं, बहुत सारे लोग युद्ध लड़ने के लिए भी चले जाते हैं बेरोजगारी की वजह से। तो उनसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, धीरे धीरे परेशान हो गए। और नेपाल में टूरिस्ट प्लेस है, वेरी वेल, कि वहां पे होटल्स एंड सारी चीजें, बुकिंग वगैरह ये सब होता है, और बाहर के कंट्रीज से भी उनका काम चलता है। तो सोशल मीडिया और नेट नहीं चलेगा तो वो कितने ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से एक आम इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, और इसकी वजह से ये सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। और आपको आगे जो भी ब्लॉग आएगा नेपाल का, उसमें और भी चीजें मैं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा, बहुत सारी चीजें मैंने कैप्चर करी है, अपलोड करूंगी वेरी सून। तो आगे मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि अभी जो ये प्रोटेस्ट होने से पहले क्या था नेपाल, जब हम वहां पे प्रॉपर घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो कैसा था, और अभी क्या है, ये सारी चीजें आपको इसमें पता लगेगी। तो ये सारी चीजें सही नहीं हुई, बहुत सारे जो ये प्रोटेस्ट हुआ उसमें आम इंसान को भी बहुत नुकसान हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको आगे थोड़ा सा वीडियो दिखाती हूँ बिफोर एंड आफ्टर का। तो इस ब्लॉग में आप एंड तक बने रहें, आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं। तो कुछ लोग के क्वेश्चंस थे, पूछ रहे थे आप कहाँ पे हो, नेपाल हो, आ गए हो, बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बना दिया जाए एक, कि यस मैं अभी तो रिसेंट में मैं इंडिया हूँ। तो चलिए आगे मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो ये देखिए नेपाल कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जब प्रोटेस्ट हुआ था उससे पहले का ये थोड़ा सा वीडियो है, और ये एक्चुअली कब की वीडियो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, बिकॉज हम नेपाल पहुंच गए थे। तो सेकेंड डे हम निकले थे घूमने के लिए बढ़िया तरीके से, और हमने प्रॉपर जो स्टे कर रहे थे हम, वो पोखरा परी कर रहे थे। वहां पे हमने रूम रेंट पे लिया था, और लेक साइड ही हम, बिकॉज हमें पास में लेक साइड पड़े, और मेन मार्केट है ये, तो बहुत खूबसूरत मार्केट है, और बहुत एक्सपेंसिव भी मार्केट है ये। तो पोखरा एक बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह है, जहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से ट्रैवलिंग के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, लेक साइड आते हैं। और वहाँ पे गाइज हर कंट्रीज के लोग आए थे, तो उस दिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमने बहुत सारी चीजें विजिट करी, वहाँ की जो फेमस चीजें है उसको भी हमने एक्सप्लोर करा, इतना खूबसूरत लग रहा था। और ये जो वीडियो है ये जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जब की है, और जब हम नेपाल में थे, ये सारी चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई मैं थोड़ा सा और आपको बताती हूँ। एक्चुअली हम नेपाल पहुँच गए थे, हम प्रॉपर विजिट कर रहे थे अलग अलग प्लेस को, और 4 सितंबर को वहाँ पे सारे ऐप को बैन कर दिए गए थे, और वहाँ पे किसी के भी कोई भी ऐप नहीं चल रहे थे, कोई भी सोशल मीडिया नहीं चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे, वाईफाई भी नहीं चल रहा था। एक्चुअली हम वहाँ गए थे तो हमारा इंडिया का तो सिम वहाँ पे चलता ही नहीं है, तो नेपाल का हमने सिम लिया था, उसमें भी हमारा नेट नहीं चल रहा था, बिकॉज वहाँ के लोग ज़्यादातर वाईफाई ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये देखिए किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये कब स्टार्ट हुआ। एक्चुअली हम 7 सितंबर को भी हम नेपाल में थे, 8 को भी हम थे, और 8 को सुबह में मॉर्निंग में हम इंडिया बॉर्डर हमने क्रॉस किया था। इंडिया में हम पहुंच गए थे मॉर्निंग में, आई थिंक 4-5 बज रहा था। और उसी दिन नेपाल का जो राजधानी है काठमांडू में, वहाँ पे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर काठमांडू में आम इंसान आके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, और वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बिकॉज आजकल के यूथ अगर सोशल मीडिया ना चले तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहाँ के पेरेंट्स भी परेशान थे, बिकॉज उनके बच्चों से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, जो बाहर कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए गए हैं, कमाने के लिए गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। काफ़ी टाइम से वो कंट्रोल करते करते करप्शन को, हर चीज़ को वो काफ़ी टाइम से कंट्रोल कर रहे थे, देख रहे थे, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे थे, बट उनसे एट द एंड नहीं हुआ। वो 8 तारीख को
इस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये जेनजी प्रोटेस्ट है और आजकल के यूथ में एक चीज़ होती है कि उनको सोशल मीडिया चाहिए ही चाहिए और बेरोजगारी नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई थी और ये लोग आ गए सड़क पे और इन्होंने हर एक चीज़ जला डाला, यहाँ तक कि नेता का घर, संसद भवन को भी जला डाला। और संसद भवन को जलाया तो उसमें बहुत सारे कागज भी जल चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। रोड पे आके इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, किसी को भी मारना, और किसी भी नेता को इन्होंने नहीं छोड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद वहाँ के जो मॉल है उसमें आम आदमी घुस के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लेके चले गए हैं। और इस तरीके से जब ये लोग आ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए तो पुलिस ने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 19 जो स्टूडेंट्स हैं उन पे गोली चला दी और उनकी एज बहुत ज़्यादा कम थी और उन पे गोलियां चली थी। तो ये और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके बाद और ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया और ये लोग और ज़्यादा करप्शन को ख़त्म करने की मांग कर रहे थे, पीएम चेंज करने की मांग कर रहे थे। संसद भवन को भी इन्होंने जला डाला, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा था। और जस्ट इनको चाहिए था पीएम चेंज करना, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, करप्शन को ख़त्म करना। क्योंकि आज के टाइम में अगर आम इंसान आ रहा है तो उसको भी चाहिए कि अगर हम देश में रह रहे हैं तो जो हम चाहते हैं हमारे तरीके से हो। तो ये प्रोटेस्ट रुक नहीं रही थी, इस तरीके से प्रोटेस्ट बढ़ती जा रही थी। तो सरकार ने यहाँ कंट्रोल करने की कोशिश की और रिसेंट में पीएम चेंज हो चुकी हैं। जैसे आपको पता होगा सुशीला करकी हैं, वहाँ की पीएम बन चुकी हैं। तो ये प्रोटेस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं एंड सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं वहाँ की। और सारे नेता के घरों को जला दिया गया, प्रधानमंत्री, बिकॉज आम आदमी जब आ जाता है इससे पता लगता है कि करप्शन को हटाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए एक आम इंसान कुछ भी कर सकता है अपने देश को बचाने के लिए। बट कहीं ना कहीं इस तरीके से नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा गुस्सा को कंट्रोल करके, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है नेपाल का और इंडिया हमारा सपोर्ट भी करा है हर चीज़ के लिए। बट हाँ, कभी भी गुस्से में डिसीजन लिया हुआ वो डिसीजन सही नहीं होता है, इसको सही तरीके से भी किया जा सकता। बिकॉज बहुत ऐसी चीज़ें नुकसान भी हो गई हैं, बहुत ऐसे पेपर्स भी जल चुके हैं संसद भवन में जो नहीं जलने चाहिए, बहुत लोगों के खिलाफ उसमें ऐसे पेपर्स भी थे। एंड इससे नेपाल की जो आने वाली जनरेशन है उनकी लाइफ दिख रही है बहुत ज़्यादा खतरे में है। जिस तरीके से पूरा नेपाल तबाह हो चुका है, काठमांडू, पोखरा पर भी इसी तरीके से हुआ था और थैंक गॉड कि हम वहाँ से आ गए, बिकॉज हम वहीं रहना पड़ता हमें अगर ये सारी चीज़ें जब हो रही थी। तो मैंने एक वीडियो के थ्रू बताया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेफ हूँ। तो थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, आपने मुझे पूछा, थैंक यू सो मच वंस अगेन।